नमस्कार दोस्तों, नॉलेज जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। ये विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट की 7th वीडियो है। इस वीडियो में हम भारत के संदर्भ में गांव के विकास के बारे में पढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक हो जाता है रूरल नॉलेज सेंटर। केंद्र सरकार ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के जरिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में किसकी स्थापना कर रही है? तो रूरल नॉलेज सेंटर्स की। रूरल नॉलेज सेंटर की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो इन केंद्रों में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी व दूरसंचार तकनीक का उपयोग किसानों को वांछित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा है। राष्ट्रीय किसान आयोग की संस्तुति के आधार पर गठित किए जाने वाले इन केंद्रों की स्थापना का उल्लेख किसने किया है? तो 2005-6 के बजट में पी चिदम्बरम ने किया था। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा अस्थायी कृषि विकास। अस्थायी कृषि विकास से क्या अभिप्राय है? अस्थायी कृषि विकास का अभिप्राय कृषि रसायनों पर न्यूनतम सीमा तक आश्रित रहकर कृषि के ऐसे स्वरूप से है जिसमें जीवांशमय खादों, न्यूनतम भू परिष्करण, समय चक्र, जैव उर्वरक तथा जैविक पौधे संरक्षण की विधियां उपयोग में लाई जाएं। रक्षणीय कृषि, पारिस्थितिकीय कृषि, जीवांश कृषि, प्राकृतिक कृषि या परमाकल्चर आदि अनेक नामों से किसे जाना जाता है? तो अस्थायी कृषि विकास के प्रमुख घटक क्या हैं? तो इसके प्रमुख घटक हैं पोषक तत्वों का एकीकृत प्रबंधन, समन्वित कीट प्रबंधन, अस्थायी जल प्रबंधन, फसल कटाई, परवर्ती औद्योगिक आनुवंशिकी विविधता एवं खरपतवार प्रबंधन। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कृषि की नई विधियों एवं ग्रामीण विकास से संबंधित विकास प्रौद्योगिकी को ग्रामीण एवं किसानों तक हस्तांतरित करने के उद्देश्य से समय समय पर किन योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है? तो कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना और कृषि राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम। परजीवी कृषि क्या होती है? तो जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि के व्यापक प्रयासों में परजीवी कृषि आधुनिकतम है, जिससे कि कृषि में काफ़ी प्रगति की संभावना है। परजीवी कृषि क्या होती है? परजीवी पौधों की प्रजातियों के विकास में प्राकृतिक जीन में कृत्रिम उपायों द्वारा किसी दूसरे पौधे के जीन का भाग जोड़ दिया जाना है। क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लोन स्कीम। क्रॉप एग्रीकल्चर लोन योजना क्या है? तो किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होने तक उपज को रोकने में सक्षम बनाने के लिए शुरू की गई एक योजना है। यह योजना कब शुरू की गई? तो यह योजना अप्रैल 2005 में शुरू की गई। यह योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई? तो कॉरपोरेशन बैंक के द्वारा। और क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लोन योजना किसके सहयोग से आरंभ की गई है? तो कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के सहयोग से। राष्ट्रीय कृषि आयोग एवं राष्ट्रीय कृषि नीति, किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए कार्य योजना का सुझाव देने के लिए 2004 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि आयोग गठित किया गया है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की। नई कृषि नीति में किन बिंदुओं पर जोर दिया गया है? तो नई कृषि नीति में जिन बिंदुओं पर जोर दिया गया वे इस प्रकार हैं। सभी कृषिगत उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों में उतार चढ़ाव से किसानों की सुरक्षा हेतु मार्केट रिस्क स्टेबलाइजेशन फंड का सुझाव, सभी राज्यों में राज्य स्तरीय किसान आयोग के गठन का सुझाव, सूखे एवं वर्षा संबंधी जोखिमों से बचाव हेतु एग्रीकल्चर रिस्क फंड का सुझाव, किसानों के लिए बीमा योजनाओं का विस्तार, कृषि संबंधी मामलों में स्थानीय पंचायतों के अधिकारों में वृद्धि, राज्य सरकारों द्वारा कृषि मंत्रालयों का नाम बदलकर कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय करने का सुझाव। राष्ट्रीय कृषि नीति 2007। तो भारत सरकार ने राज्यों से परामर्श के उपरांत राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश को मानते हुए राष्ट्रीय कृषि नीति को मंजूरी दी है, जिनके उद्देश्य निम्नलिखित हैं। किसानों को उचित ब्याज दरों पर वित्तीय सेवाएं समय पर उनकी आवश्यकता अनुसार मुहैया कराना, कृषकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना को समुचित महत्व प्रदान करने हेतु आवश्यक उपाय करना। तीसरा पॉइंट जगह उत्पादन और उत्पादकता के आधार पर ही किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करना, कुशलतापूर्वक जल का उपयोग करके प्रति यूनिट अधिकतम पैदावार प्राप्त करना, समन्वित कृषि जैव सुरक्षा कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि जैव सुरक्षा प्रणाली स्थापित करना, और लास्ट पॉइंट जगह कृषि नीति के कार्यान्वयन को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए एक उत्तर मंत्रालयीय समिति का गठन किया गया है।
भूमि सुधार कार्यक्रम। तो भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम के प्रमुख अंग कौन से हैं? भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम के प्रमुख अंग है मध्यस्थों की समाप्ति, काश्तकारी सुधार, प्रति परिवार भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करके अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों में वितरित करना और जोतों की चकबंदी करना। हदबंदी कानून कब बनाए गए? तो हदबंदी कानून 50-60 के दशक में बनाए गए। नई यूरिया नीति 2015। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई यूरिया नीति 2015 को मंजूरी कब दी? तो 13 मई 2015 को। नई यूरिया नीति का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यूरिया उत्पादन को बढ़ाना और उत्पादक संयंत्रों में ऊर्जा की बचत को प्रोत्साहित करना है। नई यूरिया नीति 2015 का लक्ष्य देश में यूरिया के उत्पादन में लगभग 20 लाख टन प्रति वर्ष वृद्धि करना और सब्सिडी होने वाले खर्चे में 4800 करोड़ रुपए की वार्षिक कटौती करना है। वर्मी कंपोस्ट और किस नाम से जाना जाता है? तो केचुआ पालन के नाम से जाना जाता है। वर्मी कंपोस्ट किस प्रकार तैयार होती है? तो यह गोबर, सूखे एवं हरे पत्ते, घास फूस, धान का पुआल, खेतों के अवशेष, डेयरी कुक्कुट वेस्ट तथा केचुओं के मल से तैयार होती है। मशरूम की खेती। मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। मशरूम का उपयोग क्या है? मशरूम स्वादिष्ट एवं पौष्टिक सब्जी के रूप में प्रयुक्त होता है। मशरूम को बिना मृदा के धान के पुआल एवं गेहूं के भूसे आदि पर सुगमता से उगाया जा सकता है। सिंचाई। ड्रिप सिंचाई विधि क्या है? ड्रिप सिंचाई की वह विधि है जिसमें सिंचाई के जल को पौधे के जड़ क्षेत्र में बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। ड्रिप सिंचाई विधि का विकास कहाँ हुआ है? तो इसका विकास जो इजराइल में हुआ है। इस विधि से सिंचाई करने में 35 से 75% पानी की बचत होती है। भारत में नए कृषि प्रतिरूप। स्वतंत्रता के पश्चात बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्य आपूर्ति हेतु कृषि के क्षेत्र में नए प्रयास किए गए जिसमें विशेष योगदान रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा भारतीय मौसम वैज्ञानिकों का। भारतीय कृषि किस प्रकार की रही है? तो परंपरागत प्रकार की रही है। विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्रों के योगदान के परिणामस्वरूप देश में नए बीज, उर्वरक तथा सिंचाई के साधनों का विकास किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा भारतीय मौसम विज्ञान के वैज्ञानिकों का। भारत के कृषि क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी के कारण कृषि क्षेत्रीय भौतिक, मृदा तथा जलवायु विशेषताओं के कारण देश में कृषि के नए प्रतिरूप उभर कर आ रहे हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। उत्तर प्रदेश और बिहार में आंवला तथा लीची का उत्पादन, पूर्वी हिमाचल व पश्चिमी हिमालय में आलू का उत्पादन, पंजाब में गेहूं, धान और कपास का उत्पादन, मध्य प्रदेश में सोयाबीन और मसाला उत्पादन, महाराष्ट्र में गन्ना एवं फलों का उत्पादन, गुजरात में चारा उत्पादन, कर्नाटक एवं तमिलनाडु की पहाड़ियों पर चाय, कहवा और इलायची तथा बागवानी फसलों का उत्पादन, मैसूर पठार पर नारियल, गन्ना एवं धान का उत्पादन, त्रिपुरा में रबर की खेती, देश के बड़े नगरों के चारों ओर पुष्पोत्पादन, सब्जियों का उत्पादन, हिमाचल प्रदेश तथा पूर्वी हिमालय में चाय बागान। समन्वित पादप पोषण प्रबंध। समन्वित पादप पोषण प्रबंध क्या है? यह एक व्यापक अवधारणा है जिसमें मृदा के पोषक तत्वों के चक्र, उर्वरकों का संतुलित प्रयोग, कार्बनिक तथा रासायनिक उर्वरकों का संयुक्त प्रयोग एवं फसल चक्र के प्रति व्यापक दृष्टिकोण सम्मिलित है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार कृषि में विभिन्न प्रकार के उर्वरकों एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का प्रयोग एक संतुलित अनुपात में करना चाहिए। भारत के लिए यह मानक कितना है? तो 4:2:1 है। कृषि निर्यात क्षेत्रों की स्थापना। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने 7 राज्यों में 8 नए कृषि निर्यात क्षेत्रों की स्थापना को मंजूरी कब दी? तो वर्ष 2001-2 में। वर्तमान में देश के कितने राज्यों में कृषि जोन है? तो वर्तमान में देश के 19 राज्यों में कृषि जोन है। वर्तमान में कृषि निर्यात क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो 46 है। बासमती चावल के लिए उत्तराखंड में दूसरा निर्यात क्षेत्र स्थापित किया गया है। पहला निर्यात क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पंजाब में स्थित है। मध्य प्रदेश में पहला निर्यात जोन किसके लिए स्वीकृत किया जा चुका है? तो आलू, प्याज और अदरक के लिए। मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाने वाला बीज मसाला निर्यात क्षेत्र अपनी तरह का देश में पहला निर्यात क्षेत्र है। यह किस पर केंद्रित होगा? तो मेथी और धनिया पर। अगली वीडियो में हम आधारभूत कृषि संरचना तथा कृषि आगत के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।